नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। ईडी ने अखबार नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए जारी समन की डेट एक दिन आगे बढ़ाकर 26 जुलाई कर दी है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि सोनिया गांधी को सोमवार के बजाय अब मंगलवार को ईडी के सामने पेश होना होगा। फिलहाल तारीख में बदलाव का कारण पता नहीं चल सका है। सोनिया गांधी ने गुरुवार को मामले में पहले दिन 2 घंटे से अधिक समय तक की पूछताछ की गई। ये जांच कांग्रेस द्वारा प्रवर्तित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है, जिसके पास नेशनल हेराल्ड अखबार का मालिकाना हक है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करने और उन्हें फिर से तलब किए जाने के खिलाफ दूसरे दिन शुक्रवार को भी विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पार्टी नेता और कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छतरपुर की अग्रवाल धर्मशाला पर एकत्रित हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र पर कांग्रेस नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और आपको बता दें, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान करने और उन्हें डराने के लिए विभिन्न एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इस तरह की चालों से हम नहीं डरेंगे और केंद्र सरकार के झूठ को उजागर करने के लिए किसी भी जांच का डटकर सामना करेंगे। केंद्र ने ईडी और सीबीआई के जरिए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यातनाएं देने की साजिश रची है। कुमार ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता सच और जनता के हितों के संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपने निहित स्वार्थों की खातिर लोकतंत्र के मायने बदल दिए हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित कर दिया है और जो लोग प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन्हें उत्पीड़न और गिरफ्तार भी किया जाता है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बार फिर से सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, एक बार पूरी अपडेट। लगातार कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही थी उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे या फिर बड़े नेता थे वो कहीं ना कहीं नाराज होते हुए नजर आ रहे थे और लगातार कहीं ना कहीं जो कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन भी किया गया था। ये भी कहा गया था कि केंद्र सरकार के इशारे पर जो ईडी है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर पूर्व कांग्रेस नेता की बात करें कपिल सिब्बल की, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों को कहीं ना कहीं अपने इशारे पर नचाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उस पर कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से सोनिया गांधी को तलब किया गया था और सोनिया गांधी की पूछताछ की गई 2 घंटे की और उसके बाद में उनको छोड़ दिया गया क्योंकि कोरोना की जो स्थिति थी उनकी वो भी बेहतर नहीं हो पाई है, यानी स्वास्थ्य इतना बेहतर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनको 2 घंटे पश्चात ही छोड़ दिया गया। मगर यहाँ पर बात करें अब मंडे को यानी कि सोमवार को फिर दोबारा से उनको तलब किया गया है और लगातार पूछताछ का सिलसिला जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए पूछताछ के लिए, अभी एक खबर सामने आई है जहां पर यह कहा गया है कि पूछताछ के लिए पहले सोमवार को ईडी ने सोनिया गांधी को बुलाया था, लेकिन अब ये डेट चेंज कर दी गई है। अब 26 जुलाई को सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक आपको मिल पा रहा है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पूछताछ की जो प्रक्रिया थी वो अपनाई जा रही है और राहुल गांधी से भी पूछताछ की जा रही थी। पहले 5 दिनों की पूछताछ राहुल गांधी से की जाती है। तो यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है और अब 26 जुलाई को भी उनको बुलाया गया है। मगर लगातार कहीं ना कहीं जो पूछताछ का सिलसिला है वो जारी है। मगर सोनिया गांधी की तरफ से भी कहीं ना कहीं स्पष्ट जवाब दिया जा रहा है, जिसकी वजह से 2 घंटे के पश्चात ही ईडी ने उनको छोड़ दिया गया। मगर यहाँ पर बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर जो क्योंकि उनकी उम्र अभी 75 साल की है और लगभग कह सकते हैं जो कोरोना की स्थिति यानी कि अभी जो कोरोना की बीमारी से बाहर निकली है तो उनका अभी स्वास्थ्य इतना बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से कंटिन्यू उनसे पूछताछ की जा सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से ईडी अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष जो है वो लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बिगड़ने का देखने कोशिश करता नजर, सदन के अंदर भी यही प्रक्रिया देखने को मिली, सदन के बाहर भी यही प्रक्रिया देखने को मिली। लगातार कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है ईडी की तरफ से भी और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हमलावर भी होता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, अगर बात की जाए पहले ये पूछताछ 25 जुलाई को होने वाली थी, यानी सोमवार को होने वाली थी, अब लेकिन इसे टाल दिया गया है, अब इसे 26 जुलाई यानी मंगलवार को कर दिया गया है। क्या कारण रहे कि इस डेट को शिफ्ट करना पड़ा?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बार क्योंकि जब पहले क्या कहते हैं, जब 21 जुलाई को जिस तरीके से पूछताछ की जा रही थी, उसके लेकर भी कहीं न कहीं ये कहा गया था कि उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, क्योंकि वो जेड सुरक्षा के अंदर आई थी। और यहाँ तक कि राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका वाड्रा की बात करें, तो वो भी उनके स्वास्थ्य की वजह से ही उनके साथ थी, और लगातार सिर्फ 2 घंटे की ही पूछताछ हो पाई। और इसी को लेकर अब 25 जुलाई की डेट दी गई थी, अब उनको 26 जुलाई की डेट दे दी गई है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है वो इतना बेहतर नहीं बताया जा रहा है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य में कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही है, इसकी वजह से वो स्वास्थ्य नहीं हो रही। और लगातार जिस तरीके से पूछताछ की गई थी कंटिन्यू 2 घंटे की, और लगातार तो बैठक को लेकर भी बातचीत की गई, जो उसके मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कहीं न कहीं जो कहा गया था कि महिलाएं शामिल थी, या फिर पुरुष शामिल थे, या फिर कौन-कौन इसके अंदर शामिल थे, डॉक्यूमेंट्स कब कैसे थे, डॉक्यूमेंट्स को आपके लिए तमाम जो सवाल थे वो जरूर पूछे गए थे। मगर अब देखना होगा कि 26 जुलाई को जो पूछताछ होगी उसके अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कितना बड़ा प्रदर्शन किया जा सकता है, या फिर सरकार को रणनीति बनाई जा सकती है। मगर ईडी के द्वारा जरूर पूछताछ की जा सकती है। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए 26 जुलाई को जो अब ईडी ने फिर से दोबारा से सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है, तो यहां पर कांग्रेस जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन करती हुई आ रही है, हमने पिछली बार भी देखा और इस बार भी हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार जो है जब भी ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो कांग्रेस प्रदर्शन करती है। तो क्या 26 जुलाई को भी कांग्रेस ने प्रदर्शन का कोई ऐलान किया हो? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस के प्रदर्शन की, तो जब राहुल गांधी दिल्ली हुए थे, तो तब तक उन्होंने कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। राज्य के अंदर भी, हर राज्य के अंदर इसी तरीके के प्रदर्शन देखने को मिले थे। और खासतौर पर दिल्ली की बात करें, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय पे भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन बहुत ज्यादा किया गया था, टायरों को बनाया गया था, लगातार प्रदर्शन आगे बढ़ने नहीं दिया, ईडी कार्यालय जाने दिया जाए। और इसी की प्रक्रिया के अंदर भी जब सोनिया गांधी जो है उपस्थित हुई ईडी के समक्ष, तो और कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। यहाँ तक कि कोशिश भी की थी ईडी तक, ईडी के कार्यालय तक जाने की रोक दिया गया था, पुलिस सुरक्षा बिल्कुल बढ़ाई गई थी। मगर अब जब 26 जुलाई को उनको बुलाया जाएगा और दोबारा से उपस्थित होगी, तो उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो दोबारा से जारी होगा। मगर कांग्रेस की तरफ से अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रदर्शन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मगर जब ईडी के कार्यालय पर राहुल गांधी या सोनिया गांधी उपस्थित होंगी पूछताछ के, तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन इसी तरीके से किया जाएगा। जी राजीव, जिस तरीके से 21 जुलाई को जो है सोनिया गांधी से पूछताछ की गई थी, उस दिन तो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ ही था, लेकिन कल शुक्रवार को भी उनका प्रदर्शन देखने को मिला है। तो दिल्ली में कहां-कहां पर कांग्रेस का कल शुक्रवार को प्रदर्शन देखने को मिला और किन-किन को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है कल? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आप बात करें 21 जुलाई की बात करें, तो जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन देखने को मिला, कल भी प्रदर्शन देखने को मिला। मगर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो हर राज्य के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली के जो यूथ कांग्रेस के नेता थे वो कहीं महंगाई को लेकर और ईडी की कार्रवाई को लेकर कॉनॉट प्लेस जैसे एरिया के अंदर, या फिर कहें मंडी हाउस जैसे एरिया के अंदर प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, संसद बाग तक भी जाने की कोशिश की गई। यहाँ बात करें दिल्ली कांग्रेस कमेटी की, तो उन्होंने भी परसों भी कहीं ना कहीं एलजी मुख्यालय तक जाने की कोशिश की, वहां पर भी प्रदर्शन किया, क्योंकि एलजी जो है वो भाजपा के भाजपा के हैं, तो लगातार उनको भी घेरने की कोशिश की गई। और कल भी इसी तरीके की प्रक्रिया देखने को मिली। राज में बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया गया। और अब जिस तरीके से 26 जुलाई को भी सोनिया गांधी को तलब किया जाएगा, सोनिया गांधी ईडी के समक्ष पेश होंगी, तो तब तक भी कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हो, या फिर कहे ईडी कार्यालय के बाहर हो, या फिर कहे संसद मार्ग के तक, संसद तक जाने की वह प्रक्रिया हो, तमाम दोबारा कोशिश की जाएगी और इसी तरीके का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के किसानों के कल्याण हेतु हर संभव प्रयास करने के लिए पूर्ण तरीके से वचनबद्ध है, क्योंकि किसानी इस राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार का ये संकल्प है कि गन्ना किसानों को निजी मिलों के हाथों परेशान नहीं होने दिया जाएगा। ये विचार पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने स्थानीय सेक्टर 35 के म्युनिसिपल भवन में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बातचीत के दौरान प्रकट किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि निजी गन्ना मिलों के मालिकों के साथ बातचीत करके उनको किसानों की बाकी की अदायगियां समय पर करने के लिए कहा जाएगा और ऐसा न होने की सूरत में मिल बंद भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में गन्ने की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, चाहे सरकार को गन्ना मिलों की जिम्मेदारी खुद ही क्यों ना संभालनी पड़े। किसान हितैषी
पहलकदमियों के बारे में खुलासा करते हुए मंत्री ने बताया कि जहां तक सरकारी मिलों की तरफ से गन्ना किसानों के 300 करोड़ रुपए के बकाया का संबंध है, तो ये 3 किश्तों में अदा कर दिए जाएंगे। इसमें 100 करोड़ रुपए की पहली किश्त 30 जुलाई तक अदा कर दी जाएगी, जबकि 100 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त 30 अगस्त तक जारी होगी। आखिरी किस्त 100 करोड़ रुपए की होगी, जो कि 15 सितंबर तक जारी होगी। आपको बता दें कि मंत्री ने आगे बताया कि राज्य की गन्ना मिलों को अत्याधुनिक मशीनरी के साथ लैस करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इस श्रृंखला के अंतर्गत बटाला और गुरदासपुर की मिलों में नई मशीनरी स्थापित की जा रही है। मंत्री ने आगे बताया कि सफेद मक्खी के हमले के कारण नरमा पट्टी, जिसमें बरनाला, श्री मुक्तसर साहिब और बठिंडा के इलाके आते हैं, कि बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने के लिए सरकार द्वारा गठित टीमों ने हाल ही में 730 स्थानों का दौरा किया और 28 जुलाई को फिर से ये टीमें प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। मंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कोई भी नकली दवाएं और कीटनाशक बेचेगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਰੱਖੀਆਂ। और मैं समझदा कि इदां ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ लगातार ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूं, गृह मंत्री शाह जी नूं और हिंदुस्तान के खेतीबाड़ी मंत्री तोमर जी नूं अज एक लैटर जिहड़ी लिखी है। ये लैटर जिहड़ी है जिहड़ी पिछले दिनी MSP जिहड़ी घटो घट कीमतां तय करने वाला खेती दी ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात की जाए, पंजाब सरकार ने ये कहा है कि वो किसानों के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए वचनबद्ध है, तो इसे लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक आपको मिल पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, हम बात करें तो पंजाब सरकार के, अगर हम कहते तौर पे एग्रीकल्चर मंत्री कुलदीप धालीवाल ने कल किसानों के साथ मीटिंग की थी, तो उसमें कई मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। सबसे पहला मुद्दा, लगातार जो मुद्दा बार बार उठ रहा है, वो शुगर मिल के बकाया पैसों का। लगभग 3 से 4 साल से अगर हम कहें कि शुगर मिल का पैसा बकाया है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, इसको लेकर लगातार सरकारों के साथ किसानों की मीटिंग चलती रही है, पर उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। अंत में किसानों ने ये तक कह दिया है कि आप हमें हमारे से मूल पैसे दे दीजिए, हमें ब्याज नहीं चाहिए। क्योंकि आमतौर पर जब भी गन्ना किसान को ये होता है कि जब भी वो अपने गन्ने देते हैं, तो गन्ने 14 दिन के बाद अगर उनको पेमेंट नहीं आती है, तो उनको 1 अग्रिम के इंटरेस्ट मिलता था। पर क्योंकि एक लंबे समय से पैसा पेंडिंग है, तो सरकार से अपील किया है कि आप हमें से हमारा बनता मूल दे दीजिए, हमें ब्याज नहीं चाहिए। उसके ऊपर अब सरकार के साथ सहमति बन चुकी है और अब जैसे खुद कुलदीप धालीवाल अनाउंस कर चुके हैं कि 3 किश्तों में पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। 300 करोड़ रिलीज होना है, 100 करोड़ की किस्त जो इस महीने की 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा। 30 जुलाई, उसके बाद हम कहेंगे 30 अगस्त और 15, तो इन 3 तारीखों में ये सभी बकाया पैसा बाहर आ जाएगा। तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये सफेद मक्खी से फसलों को नुकसान हुआ है, उसको लेकर, चाहे मुफ्ती साहब का हिस्सा हो गया या उस बेल्ट की हम बात करते हैं, तो वहां पर मक्खी काफी नुकसान हुआ है। पर उसके लिए सरकार ने अपनी तरफ टीम गठित कर दी है जो वहां पर जांच करेगी। पर इसी दौरान एक और मुद्दा उठ के सामने आया कि जो सफेद मक्खी के लिए जो कीटनाशक खुद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ कमेंट किए गए थे, बाकायदा बताया गया था कि आप 2 बार स्प्रे करेंगे, मर जाएगी, आपकी फसल नुकसान नहीं होगा। पर इस बार कुछ ऐसा सीन देखने मिला कि 6 बार स्प्रे करने के बावजूद भी सफेद मक्खी नहीं मरी है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो, अगर हम कहें, डुप्लीकेट पेस्टिसाइड और डुप्लीकेट
अगर हम सीट्स की बात सामने आई थी, तो इस चीज को लेकर भी सरकार का ध्यान लाया गया है कि जिस किसी ने भी डुप्लीकेट दवाइयां और डुप्लीकेट बीज बेचे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। तो इसके ऊपर भी सरकार ने आश्वासन दिया है कि इनकी जांच की जाएगी, इस चीज को जड़ तक जाया जाएगा कि आखिर कौन पंजाब के किसानों को डुप्लीकेट दवाइयां दे रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट दवाई देने का असर बहुत ज्यादा नेगेटिवली पड़ता है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे किसान इस सोच के साथ ये महंगी दवाइयां लेता है कि उसकी फसल सेफ रहेगी, उसके अगर कीड़े लग रहे हैं तो कीड़े मर जाएंगे और उसकी फसल बच जाएगी, पर कई बार डुप्लीकेट दवाई ज्यादा छिड़काव करने के बावजूद भी जो असर चाहिए होता है जब फसल बचाने और वो नहीं होता, उससे उल्टा फसल को नुकसान जरूर हो जाता है। तो इस सब चीज को देखते हुए उनकी अपील थी सरकार से कि इस ओर ध्यान दिया जाए, और सरकार ने इस ओर उन्हें आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर बकायदा पूरी कार्रवाई की जाएगी और इसकी जांच भी की जाएगी, और इसके लिए बकायदा 28 जुलाई को एक और टीम भेजी भी जाएगी कि करीब 730 जगह अगर हम कहें कि टीम पहले विजिट कर चुकी है सफेद मक्खी को नुकसान देखने के लिए, पर अब फिर से 28 जुलाई को टीम भेजी जाएगी और इन पहलुओं का ध्यान रखेंगी और जांच करेंगे क्या फसल अगर हम कहें सफेद मक्खी से नुकसान हुआ या फिर एक्चुअल में जो दवाइयां डाली गई, जो किसानों को दवाई प्रोवाइड हुई, उनसे नुकसान हुआ है। तो उन सभी फैक्टर्स को चेक किया जाएगा। और फाइनली अगर हम कह सकते हैं कि खुद खेतीबाड़ी मंत्री तरफ से ये भी बताया गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अगर हम केंद्र सीधे तौर पे उनके केंद्र मंत्री जो केंद्र एग्रीकल्चर मंत्री है उनको, तोमर साहब को, उनको एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने एमएसपी की जो कमेटी बनी है उसको लेकर अच्छा कहा है, बाकायदा ये भी कहा है कि वो टीम जो कमेटी बनी वो बहुत ज्यादा गलत है और पंजाब का एक्सक्लूजन उसमें एक बहुत ज्यादा गलत मैसेज भेजता है। तो इन सब चीजों को लेकर हम कहें कि कल डिस्कशन हुई है। साथ साथ कुलदीप धालीवाल ये भी कह रहे हैं कि हम लगातार मीटिंगों का दौर चलता रहेगा। ये किसानों के साथ पहली मीटिंग थी, एक ओपन डिस्कशन थी सीधे तौर पे हम कह सकते हैं, इसमें किसानों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था और मंत्री साहब ने अपना रखा था। तो उन्होंने बोला कि आगे भी चल के ऐसी और मीटिंगें होती रहेंगी, इससे हमें पता चलता रहेगा कि ग्राउंड रियलिटी पे जो सरकार किसानों के लिए कर रही है वो कितना पहुंच रही है और अगर नहीं पहुंच रही तो कहाँ कहाँ कमियां सुधारने की जरूरत है। जी अमित, जिस तरीके से बात की जाए, कल किसानों के साथ कुलदीप सिंह धालीवाल की मीटिंग हुई है, तो इस मीटिंग में कुलदीप सिंह धालीवाल के अलावा और कौन-कौन जो है इस मीटिंग में मौजूद रहे कल? देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कहें कि इस मीटिंग को चेयर करने के लिए कुलदीप धालीवाल थे। किसानों की तरफ से हम कह सकते हैं कि सभी किसान जत्थेबंदियों के नुमाइंदे पहुंचे थे। सीधे तौर पे मंजीत राय जैसे बात कर सकते हैं वो पहुंचे थे, रुद्र सिंह बांसा, डॉक्टर दर्शन पाल, तो सभी सीनियर किसान नेता वहां पहुंचे हुए थे। अगर हम बात करें एसकेएम के, हाँ अगर हम कहें कि बलवीर राज्यपाल नहीं पहुंचे थे क्योंकि उनको वहां से हटा दिया गया है, वो एसकेएम के हिस्सा नहीं, पर ऑल ओवर बाकी सभी किसान जत्थेबंदियां यहाँ पहुंची थी। और सरकार की तरफ से क्योंकि खुद पंचायत मंत्री हैं तो खुद ही पहुंचे थे कुलदीप धालीवाल, उनके साथ ही पूरी मीटिंग चली और किसान काफी हद तक संतुष्ट नजर आए इस पूरी मीटिंग में, क्योंकि उनकी जो बातें थी, उनकी जो डिमांड थी, उन सबके ऊपर कंसिडर किया गया। एक पॉइंट जरूर बीच में उठाया गया था किसानों की तरफ से कि जो फैमिलीज पे पिछले जब कांग्रेस सरकार थी एक अनाउंसमेंट हुई थी किसान आंदोलन के दौरान जितने भी परिवार शहीद हुए थे उनको एक सहायता राशि दी जानी थी और सरकारी नौकरी दी जानी थी। पहले सरकार की तरफ से 5 लाख और 3 लाख रुपए तेलंगाना के जो सीएम पंजाब आए थे उनकी तरफ से डोनेट किया गया था कि वो 3-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा हेल्प वो देखे गए थे। तो 5 लाख और 3 लाख का एक मॉनिटरी हेल्प जानी थी उन्हें। कई परिवारों को हेल्प मिल चुकी है, पर ऐसे कई परिवार हैं जिनको ये हेल्प नहीं मिली है और जिनको राशि मिल गई है, ऐसे उनमें भी कई परिवार हैं जिनको अभी नौकरियां नहीं मिली है। तो उन चीजों को लेकर एक पॉइंट ऑफ व्यू उनकी तरफ से रखने को कहा गया था। तो उन सभी चीजों पे डिस्कशंस कल हुई है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 31 के स्थान पर 34% करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब सीधे तौर पर महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी गई है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि करने का बड़ा निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत की दर
31% के स्थान पर 34% करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को अगस्त से 3% की बड़ी दर से महंगाई भत्ते का नगद भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी दर से डीए और डीआर के भुगतान की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वित्त मंत्री के माध्यम से फाइल भेजी थी। सरकारी कर्मचारी के डीए और पेंशनरों के डीआर में बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई महीनों से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2022 से 31 की बजाय 34% की दर से डीए और डीआर देने का फैसला मार्च में लिया था। आपको बता दें, अब यूपी सरकार के फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का भी डीए और डीआर बढ़कर 34% हो गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक बहुत बड़ा तोहफा यहाँ पर यूपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारी को दिया है। यहाँ पर महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है। क्या कुछ अपडेट आपको अभी तक मिल पा रहा है? देखिए निशा, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में राज्य कर्मचारियों को तोहफा देने का काम किया है और लगभग 3% जो महंगाई भत्ता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने काम किया है। तो वो बता दें कि योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के 3% महंगाई के भत्ते की वृद्धि की है और राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर लगभग 31% थी, अब उसको बढ़ाकर 34% करने का निर्णय ले लिया है। वहीं योगी सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी को अगस्त से 3% दर से कहीं न कहीं महंगाई भत्ता मिलेगा, नगद भुगतान किया जाएगा और साथ ही साथ वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनों को बड़ी दर से डीए और डीआर के भुगतान करने का भी मंजूरी दे दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री के माध्यम से फाइल भेजी है और ट्वीट करके खुद जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। राज्य कर्मचारियों को राहत देने का काम किया है सरकार ने और वहीं सरकारी कर्मचारियों के डीए और पेंशनों के डीआर बढ़ोतरी जनवरी से और जुलाई महीने से लागू किया जाएगा और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार ने जो राज्य कर्मचारी है उनको बड़ा तोहफा देने का काम किया है और आपने 1 जनवरी 2022 की से 31 की बजाय 34% की दर से अब महंगाई भत्ता जो है वो मिलने का काम किया जाएगा और अब यूपी सरकार के फैसले के बाद राज्य कर्मचारी को डीए और डीआर बढ़ाकर 31% जो अभी तक था अब उसको 34% कर दिया है। जितेंद्र, जिस तरीके से बात करें कि महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है, अब 31% से इसे 34% कर दिया गया है, तो इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कहना है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ये फैसला लिया है और ट्वीट करके जानकारी खुद दी है उत्तर प्रदेश की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही वित्त मंत्री को फाइल भेजी है। जो महंगाई भत्ता बढ़ा है, जो राज्य पेंशनर है उनको कहीं ना कहीं डीए डीआर देने का काम किया है और सरकार का एक जो फैसला है वो सराहनीय है और कर्मचारी में इसके बाद थोड़ा सा उत्साह जरूर नजर आ रहा है क्योंकि सरकार ने अपने आप इस महंगाई दर को बढ़ाने का काम किया। जैसी स्थिति है वैसी स्थिति को महंगाई को देखते हुए सरकार ने राज्य कर्मचारी को राहत देने का काम किया है। जितेंद्र, जिस तरीके से 22 लाख राज्य कर्मचारियों को ये इसका फायदा मिलने जा रहा है, तो इस पर जिन्हें इसका फायदा, जिन राज्य कर्मचारियों को इनका फायदा मिलने जा रहा है, उनका क्या कुछ कहना है? इस जिस तरीके से एक बड़ा तोहफा यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्हें दिया है, तो इस पर उनका क्या कहना है? देखिए दिशा, मैंने अभी आपको बताया कि जो राज्य कर्मचारी उनके अंदर उत्साह नजर आ रहा है और आज कोई सरकार है जिन्होंने बिना कहे ही महंगाई भत्ता बढ़ाने का काम किया है और इस 3% वृद्धि के बाद राज्य कर्मचारी थोड़े से खुश जरूर नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से महंगाई लगातार दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और उस महंगाई पर सरकार लड़ने के लिए राज्य कर्मचारी को महंगाई भत्ता 31% अभी तक था, अब उसको 34% कर दिया है। तो जाहिर सी बात की राज्य कर्मचारी के अंदर उत्साह जरूर दिखेगा। जितेंद्र, जिस तरीके से एक बड़ा तोहफा यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सरकार देने जा रही है, तो क्या ये सिर्फ जो वर्तमान में कर्मचारी हैं उन्हीं को ही मिलेगी, यानी जो रिटायर्ड हो गए हैं ये योजना उनके लिए भी है, या केवल जो अभी कार्य कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को ये योजना का लाभ मिलेगा? समय में जो राज्य कर्मचारी के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर रही है उनके लिए भी है और जो रिटायर्ड को डीए और डीआर देने के लिए सरकार ने फैसला किया है और जाहिर सी बात है कि इसको देखते हुए दोनों ही पक्षों को सरकार ने ध्यान में रखा है। जो रिटायर हो चुके हैं उनको डीए दिया जाएगा, डीआर दिया जाएगा बढ़ा के और जो राज्य कर्मचारी मौजूदा में है
उसको महंगाई भत्ता आगे जो है बढ़ा दिया गया है और 31% जो अभी तक दिए रहते थे सरकार, अब उसको 34% कर दिया। कब तक इसकी शुरुआत जो हो सकती है जितेंद्र, कब तक इसकी शुरुआत जो है हो सकती है, कब तक ये चीजें जो है राज्य कर्मचारियों को मिल सकती हैं? देखिए, फाइल वित्त मंत्री को भेज दी गई है और अब जो है अगस्त से राज्य कर्मचारी को जो पैसा है वो नगद के तौर पर दिया जाएगा महंगाई भत्ता। और जाहिर सी बात है कि महंगाई भत्ते के तौर पर दिया जाएगा, तो वही जो रिटायर्ड है उनको कहीं न कहीं जुलाई महीने से जो बढ़ोतरी की हुई है उसको कहीं न कहीं प्रभावी तौर पर लागू कर दिया जाएगा। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि राज्य कर्मचारियों और पेंशनों को इसके बाद थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी महंगाई से। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना के भीतर फूट हुई है, उसके बाद बागी विधायकों को एक बार फिर से वापसी कराने के मूड में दिख रहे हैं। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों को वापसी का न्योता दिया है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर आप लौटना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के गृह जिले ठाणे में भिवड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने अगर बागी विधायक जो है लौटना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन आपके इस काम ने हमें दुख पहुंचाया है। हमने इन लोगों को गले लगाया, लेकिन इन लोगों ने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है। आपको बता दें कि शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुंचने के लिए निष्ठा यात्रा की शुरुआत की है। भाजपा पर हमला बोलते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी की सरकार ने कभी भी अपने विधायकों, सांसदों और अन्य नेताओं की जासूसी नहीं की। जब मेरे पिता उद्धव ठाकरे अस्वस्थ चल रहे थे और ठीक हो रहे थे, उस वक्त इन लोगों ने उन्हें धोखा दिया। तबियत खराब होने की वजह से मेरे पिता घर से ही काम कर रहे थे, लेकिन जब ठीक होने के बाद मेरे पिता ने ऑफिस जाना शुरू किया तो मंत्री उनकी मौजूदगी से असहज होने लगे। और आदित्य ठाकरे ने नासिक के सांसद हेमंत गोडसे पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधायकों का समर्थन इनके द्वारा किया गया है और इसी के साथ इनकी जीत के लिए हमने बढ़ चढ़ कर प्रचार प्रसार किया। इसके बावजूद भी इन्होंने हमें धोखा दिया। वहीं जब आदित्य ने के बयान पर एकनाथ शिंदे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो बोलना है बोलने दीजिए, हम आलोचना का जवाब काम कर देंगे। और महाराष्ट्र के लोगों ने हमारे राजनीतिक कदम की पुष्टि की है, लोग हमें अपना समर्थन दे रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, एक बार फिर से शिवसेना ने यू टर्न लिया है। यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने ये कहा है कि जो बागी विधायक वापस पार्टी में लौटना चाहते हैं उनका हम स्वागत करेंगे। एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा जी, देखिए शिवसेना लगातार कोशिश कर रही है कि तमाम अपने जो कार्यकर्ता है उनके साथ लगातार जुड़ा रहा जाए। इसके अलावा जो बागी विधायक हो गए हैं उन्हें भी शिवसेना बार बार मौका दे रही है कि अगर वो चाहे तो वापस शिवसेना खेमे में लौट सकते हैं। लगातार शिवसेना जो है अलग अलग इलाकों में सभाएं कर रही है और सभाओं के माध्यम से एक तरफ जो बागी विधायक हो गए हैं उन्हें घेरने का भी काम कर रही है, दूसरी तरफ शिवसेना के जो बड़े नेता है वो मौका देने से नहीं चूकते हैं। लिहाजा जिस तरह से थाने के करीब 60 नगर सेवक पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए थे, उस दौरान अब आदित्य ठाकरे ने वहां की जो पूर्ति के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो शिवसैनिक है वो उनके साथ जुड़ा रहे। एक सभा में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि शिवसेना के जो बागी विधायक शिवसेना छोड़कर गए हैं वो वापस आ सकते हैं, लेकिन उनके इस काम से शिवसेना बेहद दुखी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमने विश्वास कर उनको गले लगाया, लेकिन उन्होंने हमारी पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है। लेकिन आदित्य ठाकरे का दिल बहुत उदार है और वह चाहते हैं कि उनके जो विधायक है वो वापस आ जाए। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं शिवसेना एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है अपने बागी विधायकों के लिए और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह की स्थिति रही तो एकनाथ शिंदे गुट खुद जो है मातोश्री जाएगा और शिवसेना में शामिल हो सकता है। हालांकि इस तरह के संकेत शिवसेना के कई नेताओं ने दिए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरह से बात की जाए, आदित्य ठाकरे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा है, तो बीजेपी पर निशाना साधते हुए आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा है? देखिए, आदित्य ठाकरे लगातार यह कोशिश करते हैं कि जिस तरह से शिवसैनिक बागी हो गए हैं उन्हें किस तरह से समझाया जाए, मनाया जाए और किसके आड़ में ये सब सारी चीजें हो रही है उसको लेकर वो लगातार लोगों से अवगत कराते हैं। आदित्य ठाकरे का सीधे तौर पर कहता है भारतीय जनता पार्टी जो है उनके साथ छलावा कर रही है।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये वही पार्टी है कि एक उद्धव ठाकरे ने जब महाविकास आघाड़ी सरकार में थे और वह बीमार चल रहे थे, इस दौरान वह मंत्रालय नहीं जा पाए, लेकिन जो मंत्री लगातार मंत्रालय जा रहे थे उनके संपर्क में भारतीय जनता पार्टी थी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो तमाम मंत्रियों को बरगला कर उन्हें अपने मत पे करने की कोशिश की। लिहाजा मंत्रियों के मत जो है कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के प्रति बदल गए थे। तो इस तरह का आरोप जो है आदित्य ठाकरे ने लगाया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि बीमार होते हुए भी उन्होंने महाराष्ट्र की सेवा की, महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाने से पीछे नहीं हटे, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम विपक्ष दलों ने मिलकर उन्हें इस तरह से घेरने की कोशिश की है। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, आदित्य ठाकरे ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो बागी विधायक पार्टी में वापस आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, उनका हम स्वागत करेंगे। लेकिन यही सवाल जब एकनाथ शिंदे से किया गया तो उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, एकनाथ शिंदे का सीधे तौर पे कहना है कि बहुमत उनके पास है, शिवसैनिक उनके साथ है। ऐसे में तमाम प्रतिक्रियाओं का जवाब हुआ जो है अपने कामों से देंगे। हालांकि आदित्य ठाकरे का किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने देने से इनकार करते हुए कहा कि इसका जवाब हम अपने कामों से देंगे। फिलहाल आदित्य ठाकरे के किसी जवाब देने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने कहा है कि जो विधायक हैं वापस आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, ये बात जो है एक जनसभा को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे द्वारा कही गई है। क्या वाकई में कोई विधायक शिंदे गुट से उद्धव गुट में वापस आने की सोच रहा है? देखिए, अटकलें यही लगाई जा रही है कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जैसे ही खत्म होगा, वैसे ही महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बदलने की उम्मीद है। यह जानकारी खुद जो है एक शिवसेना के ही विधायक ने कहा है, और विधायक ने यह भी कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं तो एकनाथ शिंदे भी उनके प्रति संवेदनशील है और उन्हें मानता है। जैसा कि खुद जो है प्रदीप केशरकर जो एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता है, वो बार बार ये कहते रहे हैं कि आज भी वो शिवसेना के साथ है, आज भी उद्धव ठाकरे का वह सम्मान करते हैं और उद्धव ठाकरे के खिलाफ कभी वह नहीं जाएगी। तो ये बातें संकेत देती है कि आने वाले समय में शिवसेना अगर सॉफ्ट कॉर्नर रखती है तो तमाम जो बाकी विधायक हैं उनमें से कुछ विधायक जो है शिवसेना में वापस लौट सकते हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से बात की जाए, आदित्य ठाकरे ने आपको बता दें कि नासिक के सांसद पर भी बागी विधायकों का समर्थन करने का आरोप उन पर भी लगाया है। बिल्कुल निशा जी, देखिए, सांसद को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब चुनाव था तो उन्होंने पूरे तन मन धन और कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्हें जितवाने का काम किया, उन्हें जितवाया, पार्टी ने उन्हें एक मौका दिया, पार्टी ने उन्हें बड़े उच्च पद पर रखा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पार्टी के साथ धोखा किया है। ऐसे में ऐसे लोगों का क्या कहना है जिनके ऊपर भरोसा किया गया, वही लोग उन्हें छोड़कर चले गए। तो जाहिर तौर पर लगातार आदित्य ठाकरे अपनी सभाओं के माध्यम से एक तरफ बागी विधायकों को घेरने का काम कर रहा है, वही दूसरी तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रख रहा है कि अगर कोई आना चाहता है तो पार्टी में वापस आ सकता है। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे निष्ठा यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो एक बार निष्ठा यात्रा को लेकर पूरी अपडेट। बिल्कुल, देखिए, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहने के लिए शिवसेना द्वारा निष्ठा यात्रा और निर्धार सभाएं की जा रही है। जैसा कि कल दहिसर में एक सभा की गई, इस सभा के माध्यम से तमाम शिवसैनिकों ने एक तरफ बागी विधायकों के घेरते हुए नजर आए, दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका में उन्हें जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ तमाम शिवसैनिक यह कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ सिर्फ विधायक गए हैं, कार्यकर्ता नहीं गए हैं। तो ऐसे में सारे शिवसैनिक जो है सच्चे निष्ठावान शिवसैनिक है और उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। ऐसे में आने वाले समय में उद्धव ठाकरे के साथ सभी शिवसैनिक रहेंगे, लेकिन जो विधायक वापस नहीं आता है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारी कर रखे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया के दम पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीतने की अपनी रणनीति तैयार कर दी है। भाजपा ने 7000 बूथों पर व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं और 7 लाख से ज्यादा लोगों का डेटाबेस भी तैयार कर लिया। सोशल मीडिया के दम पर भाजपा केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएगी। अपने सोशल मीडिया सेल को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने पार्टी मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में भाजपा सोशल मीडिया और आईटी विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष
पायल वैद्य भी मौजूद रही। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता सोशल मीडिया हेड पुनीत शर्मा और आईटी हेड अनिल डहेडवाल ने की और आपको बता दें इन दोनों विभागों की कार्यप्रणाली पर विस्तृत चर्चा की गई। संजय टंडन ने पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल की पहुंच बढ़ाने के लिए टिप्स दिए ताकि बीजेपी जन जन तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचा सके। संजय टंडन ने कहा कि लुक एंड फील एनालिस्ट पर भी हम काम कर रहे हैं जो सोशल मीडिया को बेहतर आउटलुक देगा। सोशल मीडिया को मजबूत बनाने के लिए पार्टी स्किप एंड मीट की रणनीति पर काम करेगी। इसमें प्रदेश का एक पदाधिकारी मंडल स्तर पर और जिले के पदाधिकारी बूथ स्तर पर बैठक करेंगे। पार्टी की प्रगति को देखने के लिए हर हफ्ते एक वर्चुअल बैठक होगी। तो आपको बता दें जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हिमाचल में बहुत नजदीक आ चुके हैं, इसे लेकर भाजपा पूरे जोर शोर से अपनी तैयारियों में लगी है और इसी के साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में इस बार भाजपा दिख रही है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जो है काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, इस बीच बीजेपी ने क्या क्या तैयारियां चुनाव को लेकर कर ली हैं? जी देखिए, जिस तरह से भाजपा है इस वक्त, मैंने पहले भी बताया था कि हिमाचल में जो है सबसे आगे प्रचार और प्रसार में बीजेपी है, क्योंकि मिशन रिपीट का उनके सामने एक बड़ा लक्ष्य है। तो इसी क्रम में जो है उनके अलग अलग जो केंद्रीय मंत्रियों की जो दौरे हैं वो भी हो रहे हैं। साथ ही जो पिछले कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक इनकी हुई है जो आईटी और सोशल मीडिया विभाग को लेकर है। जो इस बैठक में निकल कर आया वो ये है कि 7,000 जो है लोगों का जो 7,000 जो बूथ्स हैं वहां पे इन्होंने 7 लाख के करीब जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं और जो 7 लाख लोगों का डेटाबेस है वो इस वक्त सोशल मीडिया जो बीजेपी की है उनके पास है। और इस तरह अगर आप देखेंगे कुछ दिनों में जो है जो सोशल मीडिया विभाग है वो लगातार एक हफ्ते वर्चुअल बैठक लेगा और प्रगति जितने कितनी कर ये सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है उसकी जानकारी ये लोग लेंगे। और जो सौदान सिंह है जिन्होंने पिछले कल बैठक की अध्यक्षता की, उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से जो सोशल मीडिया के जो टिप्स हैं, सोशल मीडिया के पेज पे किस तरह से रीच बढ़ाई जाए, किस तरह लोगों तक पहुंचा जाए, ये एक महत्वपूर्ण जो टिप्स है वो कल की बैठक में उन्होंने दिए। और जो कार्यकर्ता है उनको ये जीत का मंत्र उन्होंने दिया कि किस तरह जो बूथ है जो कार्यकर्ता है वो किस तरह एक एक कार्यकर्ता बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है और वो एक एक कार्यकर्ता एक एक परिवार के पास जाके संपर्क करेगा और जो उनका जो आने वाला मिशन है, जो लोग जो केंद्र और प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आम जनता तक सीधे पहुंचाने के लिए ये जो लक्ष्य है इसे रखा गया है। जी निशा। टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए, कल जो है एक बैठक की गई है जिसमें सोशल मीडिया और आईटी विभाग की समीक्षा बैठक की गई है, तो इस बैठक में कौन कौन कल मौजूद रहा? जी देखिए, ये दो विभाग जो महत्वपूर्ण है, सोशल मीडिया विभाग और आईटी विभाग, इन दोनों की जो बैठक थी, सोशल मीडिया विभाग के जो हेड है वो पुनीत शर्मा है और जो आईटी के हेड है वो अनिल डडवाल है। ये दोनों मौजूद रहे और इसके अलावा जो पूरे पदाधिकारी है सोशल मीडिया की जो टीम है, चाहे वो जिले की है चाहे वो प्रदेश की है, और उसके अलावा जो प्रदेश उपाध्यक्ष है पायल वैद्य और जिला के जो अध्यक्ष है रवि मेहता, वो सब इस बैठक में मौजूद रहे। और जो सोशल मीडिया और आईटी, क्योंकि भाजपा का मानना है कि यही दोनों आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, ये दोनों विभाग है बहुत महत्वपूर्ण, जीत की जो तैयारी है और जीत के जो करीब है, ये दोनों विभाग जो हैं उनको ले जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों विभाग जो हैं लोगों तक सीधी पहुंच बनाएंगे। और क्योंकि अभी सोशल मीडिया और डिजिटल का जमाना है तो लोग जो पेज है भाजपा का वो ज्यादा देखेंगे और भाजपा की जो रीच है वो किस तरह से सीधे जनता तक पहुंचाई जाए, इस विषय पे कल विस्तृत रणनीति बनाई गई। और साथ ही जो है जो बड़े पदाधिकारी हैं जो जिन्होंने बैठक की अध्यक्षता की, उनका कहना है कि लगातार एक हफ्ते बैठक ली जाएगी वर्चुअल दोनों ही विभाग की और देखा जाएगा कि आईटी और सोशल मीडिया जो है भाजपा का वो कितना एक्टिव है और कितना कर वो एक हफ्ते में लोगों को अपने साथ जोड़ पाता है, कितनी कर वो रीच लोगों तक पहुंचा पाता है। जी टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए, अगर कांग्रेस की बात करें और बीजेपी की बात करें तो दोनों एक ही रणनीति पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी खबर आई थी कि कांग्रेस अपने सोशल मीडिया हैंडल जो है सोशल मीडिया को अपडेट करने की कोशिश कर रही है, उस पर ज्यादा फोकस इन चुनाव को लेकर कर रही है। वहीं अगर अब बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं इन चुनाव के लिए सोशल मीडिया का जो है माध्यम चुन रही है। तो इन दोनों की सेम ही रणनीति जो है दिखती हुई नजर आ रही है, एक ही रणनीति पर दोनों पार्टियां काम करती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सभी जानते हैं कि डिजिटल का ज़माना है, लोग व्हाट्सएप और जो फेसबुक पेजेस है उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं और
दोनों ही पार्टियों का मानना है, दोनों ही बड़े दल है और दोनों पार्टियों का मानना है ये एक बड़ा हथियार आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है, क्योंकि सीधी रीच इसके जरिए जो है लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। अपनी जो योजना है, अपने जो कार्यक्रम है, अपना जो घोषणा पत्र है, वो सीधे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसे में जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जो अपने IT विभाग को मजबूत करने में जुटे हैं। हालांकि इस क्रम में अगर हिमाचल में देखा जाए तो भाजपा कहीं आगे है कांग्रेस से। कांग्रेस का भी जो IT विभाग है वो भी एक बैठक नहीं कर पाया है और अभी जो उनकी जो रणनीति है वो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो भाजपा का IT विभाग और सोशल मीडिया विभाग है, उनकी जो बैठकें हैं वो लगातार हो रही है। कल प्रदेश स्तरीय एक बड़ी बैठक हुई है और उसके अलावा जो है जो भाजपा है वो जो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसको एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा है। जी टीना जी, दोनों पार्टियां जिस तरीके से एक ही रणनीति पर काम कर रही है, तो किसका सोशल मीडिया सबसे ज्यादा मजबूत देखा जा रहा है? जी, फिलहाल अगर हम रीच के मामले की बात करें तो भाजपा आगे है। हालांकि जो कांग्रेस है, पिछले अगर हम कोरोना काल की बात करें तो जितने भी सोशल मीडिया हैंडलिंग थी, कांग्रेस कहीं आगे भाजपा से थी, चाहे वो यूथ विंग की बात करें, चाहे क्योंकि अगर हम ब्लू टिक की बात करें, वेरीफाइड अकाउंट्स की बात करें तो वो कांग्रेस के पास ज्यादा है। लेकिन अगर हम रीच की बात करें तो वो भाजपा कहीं अधिक आगे कांग्रेस से दिखाई देती है, क्योंकि जो भाजपा का जो IT और सोशल विभाग है वो बहुत ज्यादा इस पर काम कर रहा है और लगातार काफी सालों से सक्रिय है। जबकि जो कांग्रेस में IT विभाग है वो पिछले विधानसभा के चुनाव में ही सामने आया था और जो इनके जो पदाधिकारी वो बनाए गए थे। हालांकि जो ब्लू टिक है और वेरीफाइड के मामले में वो कांग्रेस कहीं आगे थी इनसे, लेकिन अगर हम प्रचार और प्रसार और रीच की बात करें तो भाजपा की जो रीच है वो सीधे जनता तक कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा दिखाई दे रही है। जी वहीं टीना जी, अगर बात की जाए घोषणा पत्र की, अगर बात की जाए, क्योंकि कल भी एक खबर सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि 15 दिन के अंदर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जो है उसे तैयार करने में जुट गई है। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने क्या अपना घोषणा पत्र तैयार कर दिया गया है? अगर घोषणा पत्र तैयार कर दिया गया है तो इनके अंदर क्या क्या मुद्दे जो है बीजेपी द्वारा शामिल किए गए हैं? जी, अभी तो इस तरह का भाजपा की तरफ से कोई संकेत नहीं आया है कि मैनिफेस्टो पे वो लोग काम कर रहे हैं। हालाँकि उनका कहना है कि जनता तक वो सीधी रीच बना रहे हैं। सितंबर तक उनके जो बड़े कार्यक्रम है वो आयोजित कर लिए जाएँगे और हो सकता है कि सितंबर तक वो अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी करें या वो उसके ऊपर काम करना शुरू करें। क्योंकि उनका कहना है कि हम ऑलरेडी एक घोषणा पत्र पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार है, सरकार ने जो पिछली बार सत्ता में आने से पहले जो एक घोषणा पत्र जारी किया था, उसका एक दबाव है कि वो जो वादे थे उस घोषणा पत्र में वो कितने पूरे हुए हैं। उसी को एनालिसिस अभी भाजपा कर रही है कि अभी कितने बड़े जो वादे थे जो उन्होंने जनता से किए और कितने वादे हैं जो उन्होंने पूरे कर लिए हैं और कौन से ऐसे वादे हैं या कौन सी ऐसी बड़ी बात है जो पिछले घोषणा पत्र की अगले घोषणा पत्र में वो लाई जा सकती है। तो अभी जो भाजपा है वो इसी चीज पर एनालिसिस कर रही है, क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा की इस वक्त सरकार है और ऑलरेडी वो एक घोषणा पत्र पे काम कर रहे हैं। उन्होंने उसको पहले ही अपना जो कर्तव्य पत्र का नाम दिया था घोषणा पत्र का और कहा था कि उसमें जितने भी बिंदु हमने बनाए हैं, जनता के लिए जितने भी वादे किए हैं वो सब पूरे करेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, काफी कुछ बड़ी बातें थी जो घोषणा पत्र में की गई थी वो कहीं पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे में भाजपा के सामने एक दबाव ये भी है कि पहले वो अपना पिछले घोषणा पत्र का जो है एनालिसिस करे और उसके बेसिस पे जो अगला घोषणा पत्र है वो बनाए। जबकि कांग्रेस के पास इस तरह का कोई दबाव नहीं है। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि अगले 15 दिनों में वो अपना घोषणा पत्र जो है जनता के बीच लेकर आ रही है। जी जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में गुरुवार को कोरोना से 7 मरीजों की मौत हो गई और 14,551 संदिग्ध नमूनों की जांच, 700 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अकेले रायपुर और दुर्ग जिले में 203 मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर 4.71% हो गई है और ये पिछले 5-6 महीनों के दौरान एक दिन में मिली मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिन 7 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई है, उनकी दूसरी स्वास्थ्य समस्या की वजह से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। उनको कोरोना भी था जो घातक हुआ। मरने वालों में 4 रायपुर जिले के रहने वाले हैं, वहीं 2 मरीज दुर्ग और एक बेमित्रा के निवासी थी। और इन मौतों को मिलाकर कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 14,054 हो गई है। आपको बता दें, वहीं संक्रमण की चपेट में आने से लोगों की संख्या 11,61,254 हो चुकी है। इसमें से 3,596 मरीजों का इलाज अभी भी जारी है। बता दें कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना एक बार दुगनी रफ्तार से छत्तीसगढ़ में ये रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक जो है 7 लोगों की मौत हो गई है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है और 24 घंटे के दौरान 700 नए पॉजिटिव जो हैं इस दौरान मिले हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए,
छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है। एक तरीके से कोरोना ने रफ्तार जो है यहाँ पर पकड़ ली है। तो रोजाना कितने केस यहाँ पर मिल रहे हैं, एक बार कोरोना से रिलेटेड पूरा अपडेट। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर वहीं बात की जाए मरने वालों की, तो कोरोना से मरने वालों की अगर संख्या छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 7 लोगों ने अभी तक कोरोना से अपनी जान गंवाई है और इसी के साथ 24 घंटे में रोजाना 700 नए पॉजिटिव जो है मिल रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ते जा रहा है, ये एक चिंता का विषय सामने आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से कोरोना की फर्स्ट और सेकंड वेव सभी ने देखी थी, लेकिन उसके बाद से ही लोगों में जागरूकता अब कोरोना को लेकर कम दिखाई दे रही है। लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अभी रोजाना जो केस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से ये केस बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय तो है ही है। साथ में लोगों को अपनी तरफ से भी अपनी पूरी सुरक्षा रखनी चाहिए। हैंड सैनिटाइजर इन सभी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम कोरोना पर लगाम लगा सकें। तो जिस तरीके से आपने देखा कि एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार छत्तीसगढ़ में बढ़ गई है और लगातार जो कोरोना का कहर है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए दुर्ग और रायपुर, दो ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज जो हैं देखने को मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 700 नए कोरोना पॉजिटिव सामने मिले हैं। तो लगातार ये आंकड़ों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति जी, एक बार फिर से जो छत्तीसगढ़ में है कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, तो रोजाना छत्तीसगढ़ में कितने केस सामने आ रहे हैं, एक बार कोरोना से रिलेटेड पूरा अपडेट दीजिए। देखिए निशा, चौंकाने वाली बात है। पूरे प्रदेश में पिछले लगभग 15 दिन से 300 से कम केसेस नहीं आ रहे। अगर हम कल की बात करें तो कल भी प्रदेश में 627 नए मरीज, 24 घंटे में 627 नए मरीजों का आना, आंकड़ा जो है वो चौंकाने वाला है। और अभी हम परसों की बात करें तो एक दिन में 7 जो है लोगों की मृत्यु हुई थी कोरोना की वजह से। हालांकि वो लोग जो थे जिनकी मृत्यु हुई वो दूसरी बीमारियों से भी ग्रस्त थे, लेकिन ये जो आंकड़े अब आ रहे हैं, जो कल 24 घंटे के आंकड़े हैं 627 के, ये बहुत चौंकाने वाले हैं। लेकिन कल वही थोड़ा राहत देने वाली बात ये भी थी कि 422 मरीज जो हैं वो कल की तारीख में डिस्चार्ज हुए हैं। रायपुर अपने आप में कोरोना का एक हब बन गया है, जोन बन गया है। यहाँ अकेले रायपुर शहर की अगर हम बात करें तो 100 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। तो अभी तक पिछले कुछ दिनों में रायपुर और दुर्ग तो हाईलाइटेड थे ही, लेकिन अब राजनांदगांव और बेमेतरा जिला जो है वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और इन सभी जगहों पर भी लगभग 100 मरीज रेगुलर डेली बेसिस पे मिल रहे हैं। तो ये जो आंकड़े हैं अभी प्रदेश में, ये चौंकाने वाले हैं निशा। और अगर अभी फिलहाल हम एक्टिव केसेस की बात करें तो प्रदेश में इस वक्त 3778 एक्टिव केसेस हैं। और अगर इसको हम परसेंटेज में देखें तो 4.41% एक्टिव केसेस है अभी छत्तीसगढ़ में। निशा, स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, अभी आपने कहा कि 7 लोगों की मौत एक दिन में हुई है, तो ये 7 लोगों की जिनकी मौत हुई है किस जिले के रहने वाले हैं? ये निशा, ये आंकड़ा किसी एक जिले का नहीं है, ये अलग अलग जिले के लोग हैं। और जैसा कि स्वास्थ्य विभाग इस पे जानकारी दे रहा है, ये पहले से किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। निशा, स्वाति जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना का जो आंकड़ा है, जो ग्राफ है, वो छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है, तो क्या कहा जा सकता है कि लोगों में कोरोना को लेकर जो जागरूकता है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है? निशा देखिए, जागरूकता की कमी की अगर हम बात करें तो इसको एग्जैक्टली हम जागरूकता में कमी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, लोगों में लापरवाही बिल्कुल देखी जा रही है। और जो भी नियम शर्तें हैं कि कितने % पाबंदियां लगाई जाएंगी, नहीं लगाई जाएंगी, वो सारी चीजें तब लागू होती है जब प्रदेश का एक्टिव केसेस का रेशियो 10% के पार होता है। क्योंकि अभी ये प्रदेश के 3 करोड़ जनता के हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ हजारों में जो आंकड़े आ रहे हैं ये नॉमिनल है। नॉमिनल इसको मान के चल रहा है प्रशासन, क्योंकि ये हर जगह में बड़े बड़े लोग हैं और इनको प्रॉपर अभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिल जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जा रही है। बहुत से लोग हैं इसमें जो होम आइसोलेशन में। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो एक्टिव मरीजों में 90% जो है वो होम आइसोलेशन के केसेस है और जो 10% है वो हॉस्पिटल्स के केसेस है। तो अभी स्वास्थ्य अमला इस पे पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है। लेकिन अगर जनता की बात करें तो चूंकि जनता को बूस्टर डोज भी लगने हैं और दोनों वैक्सीनेशन भी इनके पूरे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। जो पब्लिक है छत्तीसगढ़ का जो नंबर, एक बड़ा फिगर कहना चाहिए, उसको वैक्सीन लग चुका है। और प्रदेश में अभी 50% लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुका है। और अब जब बूस्टर डोज को भी फ्री कर दिया गया है तो जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने भी बूस्टर डोज को तेजी से लगवाना चालू कर दिया है।
तो निशा, ये तो कहना कि जनता में बहुत ज्यादा लापरवाही है, बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जनता अभी उतनी अवेयर नहीं हो पा रही है वापस कोरोना को लेकर। मास्क कहीं कहीं देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रशासनिक मुस्तैदी जो है वो स्वास्थ्य अमला पूरा बरत रहा है कि अगर केसेस बिगड़ते हैं तो कैसे इसको मैनेज करेंगे। निशा, स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, लगातार जो है रोजाना 700 से ज्यादा जो है मरीज देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, तो क्या लक्षण इन मरीजों में देखने को मिल रहे हैं, जो कोरोना से ग्रसित मरीज जो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं? जी निशा, देखिए जो मरीज तो हॉस्पिटल सिर्फ वही पहुंच रहे हैं जो पहले से किसी सीवियर डिसीज से परेशान है, किसी को और कुछ दूसरी बीमारियां हैं तो उनको ही अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड किया जा रहा है। लेकिन बेसिक लक्षण जो है कोरोना के, वो सर्दी खांसी बुखार वाले ही लक्षण है जो प्राइमरी लेवल पे कोरोना जब आया था तब जो देखे जा रहे थे वही इनमें लक्षण है। लक्षणों में कुछ खास परिवर्तन नहीं है। और हॉस्पिटल तो सिर्फ जो पहले से कोई बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है वही पहुंच रहा है, बाकी होम आइसोलेशन वालों की संख्या अभी ज्यादा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये हम सब के लिए गौरव की बात है, और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिल्म निर्माण को लेकर निर्माताओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राज्य में जो फिल्म नीति बनाई है वो कारगर साबित हो रही है। गौरतलब है कि इसमें पहले भी अनेक बार उत्तराखंड को फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिल चुका है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, उत्तराखंड को जो है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड मिला है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए निशा, बिल्कुल उत्तराखंड को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत जो है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली इसमें स्पेशल मेंशन पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए साफ तौर से कहा है कि ये जो पल है उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड को गौरवान्वित कर देने वाला है। इसके साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संदेश में कहा है कि फिल्म निर्माण को लेकर निर्माताओं को हर संभव जो सुविधा है वो प्रदेश सरकार जो है उपलब्ध करा रही है। इसके दृष्टिगत राज्य में जो नई फिल्म नीति बनाई गई है वो कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल साबित हो रही है। इसी के मद्देनजर जो है उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली की सूची में रखा गया है और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत ये बड़ा जो पुरस्कार है वो दिया गया है। जी अस्करी, जिस तरीके से बात की जाए, ये भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड को पहले भी इस तरीके के कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो कब कब ये अवार्ड जो हैं उत्तराखंड को पहले भी मिल चुके हैं? देखिए, पहले अगर हम बात करें TSR सरकार में भी उत्तराखंड सरकार को जो है ये अवार्ड मिल चुका है। की जो सरकार थी तब भी जो है ये अवार्ड उत्तराखंड सरकार को मिला है। तो कहीं ना कहीं चूंकि उत्तराखंड जो है अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है, तमाम जो निर्देशक हैं वो यहाँ आकर फिल्में बनाना चाहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े जो स्टार्स हैं वो यहाँ पर फिल्म बना चुके हैं, बड़े बड़े निर्देशक जो फिल्म बना चुके हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम जो बड़े एक्टर हैं, शाहरुख खान है, वो तमाम एक्टर्स जो है वो यहाँ पर अपनी फिल्में बना चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को जो है फिल्म बनाने के नजरिए से बहुत अच्छा स्टेट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई इस तरह के शहर है, कई स्टेट ऐसे हैं, कई हिल व्यूज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अच्छी फिल्में शूट होती हैं। और उत्तराखंड सरकार को सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि पहले भी कई बार जो है इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ये एक बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है इंडस्ट्री का, क्योंकि जिस तरह से मोस्ट फिल्म फ्रेंडली का ये अवार्ड मिला है तो इसमें साफ तौर से कहा जा सकता है कि ये उन्हीं स्टेट को मिलता है जिसमें बहुत आसानी से शूटिंग हो जाती है और शूटिंग के मद्देनजर कोई दिक्कत नहीं होती है। और प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार जो है जिस तरह से अभी कई फिल्में आई हैं उनको टैक्स फ्री भी किया गया है। तो इस तरह की चीजें जो है प्रदेश सरकार अपनी नई फिल्म नीति के तहत कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए जो बोर्ड है जो ये निर्धारित करता है कि किसको ये अवार्ड देना है, तो इस सूची में रखा गया है उत्तराखंड को और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली का अवार्ड जो है वो दिया गया है। जी
अस्क्री, जिस तरीके से बात की जाए, जो बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर होते हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, यानी उत्तराखंड की ओर आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो कई फिल्में ऐसी हैं जो देश हित में बनाई जाती हैं या उनकी थीम इस तरह की होती है जिसमें एक पैट्रियटिज्म उभर कर सामने आता है, देशभक्ति उभर कर सामने आती है। तो खासतौर से ऐसी फिल्मों को जो है टैक्स फ्री किया गया है। जिस तरह से अभी कई फिल्म जैसे अगर हम बात करें अक्षय कुमार की जो भी फिल्म आई थी पृथ्वीराज चौहान, उसको भी टैक्स फ्री किया गया था। उससे पहले बस्तीपुर मीडियम चालू शाहिद कपूर अपनी फिल्म थी, उसको भी टैक्स फ्री किया गया था। तो इस तरह की जो फिल्में हैं कई बार उनको टैक्स फ्री किया जाता है। तो इस तरह की कई नीतियों के साथ, और अगर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो जिस तरह से अभी हाल ही में जो सूचना प्रमुख हैं अभिनव कुमार, उन्होंने भी साफ तौर से कहा था कि फिल्म नीति को लेकर हम नए कदम उठा रहे हैं और जो भी निर्देशक यहाँ पर आ रहे हैं फिल्म बनाने के लिए या जो भी फिल्म जो प्रोड्यूसर है वो यहाँ पर आते हैं, फिल्म निर्माता यहाँ पर आते हैं, तो उनको एक खास तरह की हम नीति उनके लिए बना रहे हैं। उनको विशेष तौर से एक छूट का प्रावधान उनके लिए है और खास तौर से टैक्स उन पर कोई नहीं लगेगा और पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार भी उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराती है और हर संभव मदद कराने की प्रयास करती है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अस्क्री हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।